बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इरफान हुसैन, योर इंग्लिश टीचर। आज हम अपने फर्स्ट ईयर की जो कहानी पढ़ रहे हैं, जो लेसन पढ़ रहे हैं, वो है डार्क टिबर एंड गोल्डन आइड, और इसे लिखा है रे ब्रैडबरी ने। ये एक साइंस फिक्शन है। जैसा कि आपको बताया था कि फ़िक्शन एक अफसानवी कहानी होती है, यानी ऐसी कहानी जो हकीकत नहीं होती, लेकिन उसमें हकीकत का कुछ ना कुछ अक्स ज़रूर होता है। जैसे आपने बटन बटन को पढ़ा, वो कहानी हकीकत नहीं है, लेकिन वो हमारे मुआशरे के रवैयों को उसी तरह से पेश कर रही है जैसे कि वो हैं। उसी तरह से एक लालच की कहानी, उसी तरह से शैतान का बरगलाना, और उसी तरह से फिर उसका नुकसान उठाना, ऐसी किसी कहानी को फिक्शन कहते हैं। साइंस फिक्शन उस कहानी को कहते हैं जिसमें साइंस की आमेज़श हो। जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इंसान ने नई नई मशीनें बना ली हैं, जैसे टाइम मशीन बना ली है जिसमें मुस्तक़बिल में जाता है, माजी में भी जाता है। वो हकीकत नहीं होती, लेकिन वो इंसान की ख्वाहिशात और उसके आने वाले प्लान्स को वो शो कर रही होती हैं। इसी तरह की ये कहानी है जिसमें ये दिखाया गया है कि इंसान मरीख पे पहुंच चुका है, और ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पे कैसे हालात को फेस करता है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद लिखी गई है, और ये उस वक्त के एक मशहूर मैगज़ीन थ्रिलिंग वंडर स्टोरीज़ में पब्लिश हुई। ये आप इसका टाइटल देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 1949 में। एंड इट वॉज पब्लिश विद द टाइटल द नेमिंग ऑफ नेम्स। उस वक्त इस कहानी का टाइटल द नेमिंग ऑफ नेम्स था। इस कहानी की सेटिंग मरीख की है। सेटिंग में दो चीज़ें आती होती हैं किसी भी कहानी की, ड्रामे की सेटिंग में। एक वो जगह जहाँ पे वो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, और दूसरा वो वक्त। तो जगह इसमें मरीख है और वक्त इसमें मुस्तक़बिल है, पहले से गुजरा हुआ नहीं है, बल्कि एक तरह से नियर फ्यूचर है। जो इंसान के प्लान्स हैं उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। आए तो फिर हम अब इसकी टेक्स्ट का आगाज़ करते हैं। द रॉकेट्स मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स। रॉकेट की धात मेडो के मैदान के की हवा में ठंडी हो रही है। इसका ये मतलब है कि रॉकेट गर्म है। जैसे आप अपनी बाइक पे कहीं बाहर से आते हैं तो उसका इंजन गर्म होता है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में राइटर ने बता दिया कि रॉकेट कहीं से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचा है, और ये भी बता दिया कि ये मरीख पे है, और साथ ये भी बता दिया कि वहाँ पे विंड भी है जो उसको ठंडा कर रही है। इट स्लिट गेव अ बल्जिंग पॉप। इसके ढक्कन ने एक आवाज़ दी। बल्जिंग का मतलब होता है जब किसी ढक्कन का खुलना, किसी चीज़ का, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का भी ढक्कन खोलें तो जो आवाज़ आती है, या आप किसी भी बर्तन का बंद ढक्कन जब खोलें तो उसमें से आवाज़ आती है, तो ये बल्जिंग पॉप है। तो वो उस एक आवाज़ के साथ उसका ढक्कन खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर। क्लॉक इंटीरियर वो अंदर का हिस्सा है जहाँ पे डायल्स वगैरह लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उसे हम क्लॉक इंटीरियर कहते हैं। उसके अंदर से स्टेप्ड, बाहर कदम रखा। अ मैन, क्योंकि फ्रॉम है ना, तो इसका मतलब वहाँ से बाहर। अगर इन होता तो फिर इसका मतलब था कि बाहर से अंदर। अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स, इसका मतलब ये कि अकेले यही पैसेंजर नहीं, और पैसेंजर और मुसाफिर भी थे। द अदर पैसेंजर्स विस्पर्ड, द अदर पैसेंजर्स वॉल्ड अवे अक्रॉस द मार्शन मेडो। वो जिस मेडो में उतरे हैं वो दूसरे मुसाफिर घूमते हुए उस मेडो के दूसरी पार चले गए। अक्रॉस का मतलब होता है एक जानिब से दूसरी जानिब। जैसे अगर आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो आप कहें अक्रॉस द रोड, तो इसका मतलब है कि इस जानिब से दूसरी जानिब।
लीविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को उसके ख़ानदान में अकेला छोड़ते हुए वो उस मेडो के दूसरी पार चले गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी ने अपने बालों को फड़फड़ाता हुआ महसूस किया। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट, और उसके जिस्म के अजलात सख्त हो गए। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ अ वैक्यूम, सॉरी एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे वो किसी वैक्यूम के किसी खला के मरकज़ में खड़ा हो। वैक्यूम आप जानते हैं कि ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे हवा भी ना हो, यानी वो अपनी ये कैफियत महसूस कर रहा है कि जैसे वो ऐसी किसी जगह पे है जहाँ पे हवा फिजा कुछ भी नहीं है। His wife before him, उसकी बीवी जो उसके सामने है, seemed almost to whirl away in smoke, यूं लगता था कि वो धुएं में उड़ जाएगी। The children, small seeds, बच्चे नन्हे बीजों की तरह, might at any instant, किसी भी लम्हे, be sown to all the Martian climes, वो इस मरीख के माहौल का शिकार हो जाएंगे, इससे मुतासिर हो जाएंगे और इससे इफेक्टेड होंगे। The children looked up at him, बच्चों ने उसको देखा, यानी अपने बाप को देखा। As people look to the sun, जैसे कि लोग सूरज को देखते हैं, to tell what time of their life it is, ये जानने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का ये कौन सा वक्त आ गया है। जैसे हम सूरज को देखते हैं ये जानने के लिए कि दिन का कौन सा वक्त है, वो अपने बाप को यूँ देखते हैं ये जानने के लिए कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त आ गया है। His face was cold, उसका चेहरा सर्द था, यानी उस पर कोई तासुरात ना थे। What's wrong? क्या मसला है, क्या खराबी है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। और कहता है लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ हम रॉकेट पे वापस जाएं। और वो कहती है गो बैक टू अर्थ, क्या ज़मीन पे वापस जाएं? तो यस, हाँ, लिसन, सुनो। और वो क्या सुनते हैं? द विंड ब्लू, हवा चली। As if to flake away their identities, और ऐसे चली जैसे वो उनकी शनाख्तों को उड़ा ले जाएगी, बहा ले जाएगी, या उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। At any moment, किसी भी लम्हे, the Martian air might draw his soul from him, मरीख की हवा उसके जिस्म से उसकी रूह को निकाल देगी। As marrow come from a white bone, ऐसे ही जैसे मेघ गोदा सफ़ेद हड्डी से बाहर आता है। He felt submerged in a chemical, उसने यूँ महसूस किया जैसे वो किसी केमिकल में डूब गया हो, किसी केमिकल में घुल गया हो। That could dissolve his intellect, वो उसकी अक्ल को ज़ायल कर देगा। उसकी हालत ऐसी महसूस हो रही जैसे उसकी अक्ल ज़ायल हो जाएगी। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसका माजी जल जाएगा। माजी के जल जाने का मतलब है कि उसकी सारा माजी खो जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। They looked at Martian hills, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा। That time had worn with the crushing pressure of years, जिसको वक्त के सालों के कुचल देने वाले दबाव ने ख़राब कर दिया था। They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहर देखे। Lost, खो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पे कम से कम ज़िंदगी दरियाफ्त ज़रूर कर ली है, अगरचे वो ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। Lost and lying like children's delicate bones, और बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हैं। among the blowing lakes of grass, घास की चलती हुई बहती हुई झीलों में। यानी
उन पुराने शहरों की जो इमारत बिल्डिंग्स जो भी हैं वो घास में यूं चिपके हुए हैं और ऐसे छोटे छोटे बारीक नज़र आ रहे हैं जैसे बच्चे की नाजुक हड्डियाँ होती हैं। और ये ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि बहुत अरसे से यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ज़िंदगी होती है वहाँ पे फिर घास ऐसी चीज़ें नहीं उगती। जैसे अब आप कॉलेज में रूटीन में आते हैं तो आप देखते हैं कि उसके लॉन की मोइंग होती है, घास काटी जाती है। लेकिन जब आप लॉकडाउन के बाद जाएंगे या आप छुट्टियों के बाद जाते हैं तो आप देखते हैं कि घास बुलंद हो चुकी होती है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे नहीं लोग होते, उसकी देखभाल नहीं होती। तो यहाँ पे राइटर ब्लोइंग लीक्स ऑफ ग्रास से ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर इतनी देर हो चुकी है किसी भी जिंदा चीज़ के आए हुए कि अब वहाँ पे घास बुलंद हो चुकी हुई है, इतनी बुलंद हो चुकी है कि उसने वहाँ के सारी चीज़ों को अपने अंदर छुपा लिया हुआ है। Chin up, Harry, said his wife. Harry, चिन अप, चिन कहते हैं थोड़ी को, उसको ऊंचा करना। तो यहाँ पे ये इसका एक इडियोमैटिक मीनिंग है कि वो हौसला करने को उसको कह रही है या उसको इस सारी सिचुएशन को खुजतली से कबूल करने का कह रही है। चिन अप हैरी सैड हिज वाइफ, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम एट लीस्ट 65 मिलियन माइल्स और मोर, हम तो 65 मिलियन मील से भी ज़्यादा आ चुके हुए हैं या उससे भी ज़्यादा। The children, with their yellow hair, hollered at the deep dome of Martian sky. वो बच्चे, सर्द बालों वाले बच्चे, इस मरीख के गहरे आसमान की तरफ देख के चिल्लाए, hollered, बुलंद आवाज़ दी, चिल्लाए। There was no answer. अब उनके पुकार के जवाब में कोई उन्हें जवाब ना मिला। But the racing hiss of wind, सिवाय तेज़ हवा की हिस की, जैसे थ्रू द स्टिफ ग्रास, सख्त घास है। जैसे जब देखते हैं गंदम जब पक जाती है तो उस वक्त जब तेज़ हवा अगर चले तो उसमें से आपको ससराहट की आवाज़ आती है। तो खुश्क घास में से वो आवाज़ जैसे सुनाई दे रही है उनको, उसके अलावा उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। He picked up the luggage, उसने सामान उठाया, in his cold hands, अपने सर्द हाथों में। Here we go, हम चलते हैं, he said, उसने कहा। A man standing on the edge of a sea, ऐसे ही जैसे कोई इंसान, कोई आदमी समंदर के किनारे खड़ा है। Ready to wade, उसके अंदर जाने को, पानी के अंदर जाने को तैयार है। And to be drawn, और डूबने को तैयार है। यानी उसने कबूल कर लिया है कि अब उसकी ज़िंदगी यूं डूबने जा रही है। They walked into town, अब वो शहर में चले गए। इसका मतलब यही है कि वहाँ पे शहर पहले से आबाद है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी आप अपने घरों में रहें, ज़मीन के घरों में, यकीनी वो मरीख से वापस आएँ। अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है और आप समझते हैं कि हमको इसी तरह से इसको जारी रखें तो मुझे बताइएगा, मैं इसको इंशाल्लाह आपके सारे कोर्स को इसी तरह से मुकम्मल करूँगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स, आपकी दिलचस्पी, आपका शौक़ और आपकी लगन से ही होगा कि जो भी हम काम आगे चलाएँगे। तो तब तक घर में रहिए, महफूज रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।